आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं इजराइल के बारे में। इजराइल दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों में से एक है। उसकी सेना सबसे ताकतवर सेना में से एक है। वहाँ की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे स्टेबल अर्थव्यवस्था में से एक है। पर क्या इजराइल हमेशा से इतना डेवलप, अमीर और ताकतवर था? दोस्तों, इजराइल की जनसंख्या तकरीबन 87 लाख है, जो कि चेन्नई शहर की जनसंख्या के बिल्कुल बराबर है। और इजराइल का क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि पूरा इजराइल देश 12 बार महाराष्ट्र में समा सकता है। इजराइल के बारे में समझने के लिए हमें इजराइल के इतिहास को समझना होगा। 20वीं सदी की शुरुआत में यहूदियों का वर्चस्व खत्म हो गया था और यहूदियों के गुरु और नेताओं ने अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए एक अलग देश बनाने का निर्णय लिया। यहूदी फिलिस्तीन के प्राचीन पवित्र भूमि पर ही अपना देश स्थापित करना चाहते थे। 1903 तक लगभग 35,000 यहूदी पूरी दुनिया में फिलिस्तीन में आकर रहने लगे। 1914 तक 40,000 और यहूदी आ चुके थे। वर्ल्ड वॉर चल रहा था और हिटलर के आदेश पर लाखों यहूदियों का नरसंहार हो चुका था। ऐसे में जो यहूदी बचे थे वो भी फिलिस्तीन आ गए। संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में फिलिस्तीन को एक यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने की योजना को मंजूरी दी, लेकिन अरब देशों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। मई 1948 में इजराइल को ऑफिशियल स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। इजराइल एक मिडिल ईस्ट देश है और इजराइल के चारों ओर अरबी देश हैं। 1948 से लेकर 1966 तक इजराइल और अरबी देशों में छोटी मोटी जंग चलती रही। 13 मई 1967 के दिन सोवियत यूनियन यानी रूस ने इजिप्ट को गलत खबर दी कि इजराइल सीरिया पर हमला करने वाला है। इजिप्ट ने तुरंत संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग आर्मी को वापस जाने को कहा। इजराइल को भी इस बात की खबर पड़ गई थी कि इजिप्ट उन पर हमला करने वाला है और पूरे मिडिल ईस्ट में जंग सा माहौल था। अगले 4 दिनों में इजिप्ट, इजराइल, सूडान और जॉर्डन ने अपनी सेनाओं को जुटाना शुरू कर दिया। इराक ने भी अपनी सेना को जॉर्डन भेज दिया था और सऊदी अरब भी चाहता था कि वो भी इस जंग में हिस्सा ले। 2 हफ्ते बाद इजराइल में सरकार बनाई गई और लेवी एशकोल इजराइल के प्रधानमंत्री चुने गए। अकेले इजराइल के सामने इजिप्ट, सूडान, जॉर्डन, सीरिया और इराक थे। दोनों पक्षों की मिलिट्री स्ट्रेंथ में काफी अंतर था। इजराइल के 1 लाख सैनिकों के सामने अरबी देशों के अलायंस के पास 2,40,000 सैनिक थे। इजराइल के 300 लड़ाकू विमान के सामने 957 लड़ाकू विमान और 800 टैंक्स के सामने अरबी देशों के पास करीब 2,504 टैंक्स थे। क्या लगता है दोस्तों आपको, कौन जीता होगा इस जंग में? चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। इजरायली मीडिया ने फेक न्यूज छापी कि इजरायली पायलट्स छुट्टियों पर गए हैं, जबकि वो अटैक की ट्रेनिंग ले रहे थे। इस जंग में इजरायली इंटेलिजेंस ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इजराइल ने सबसे पहले अमेरिकी एम्बेसी को नष्ट किया ताकि अमेरिका को उनकी योजनाओं का पता ना चले। 5 जून को इजराइल ने अपने 200 लड़ाकू विमान के साथ इजिप्ट पर हमला किया और इजराइल ने सिर्फ 3 घंटों में इजिप्ट के 338 लड़ाकू विमान को नष्ट कर दिया। बदले में जॉर्डन और सीरियाई वायुसेना ने इजराइल पर हमला किया, पर फिर भी इजराइल ने जॉर्डन और सीरिया के सारे लड़ाकू विमान तबाह कर दिए। हवाई जंग में इजराइल का दबदबा था। सिर्फ 19 लड़ाकू विमान गवा के इजराइल ने दुश्मनों के 400 से अधिक लड़ाकू विमान तबाह कर दिए थे। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, प्रधानमंत्री और बहादुर कमांडर्स की वजह से इजराइल ये जंग सिर्फ 6 दिन में जीत गया था। बीच जंग में लेबनान ने भी अरबी देशों का साथ दिया, पर लेबनान भी पूरी तरीके से हार गया। इजराइल ने इस जंग में लगभग 900 सैनिक खो दिए, पर अरबी देशों के 20,000 सैनिकों को मार गिराने के बाद इजराइल के कुल 46 लड़ाकू विमान तबाह हो गए थे, पर अरबी देशों के 470 से अधिक लड़ाकू विमान तबाह करने के बाद जंग के पहले इजराइल का क्षेत्रफल सिर्फ 9,000 वर्ग किलोमीटर था और जनसंख्या अरबी देशों के मुकाबले सिर्फ 2% थी। पर जंग के बाद इजराइल के खेमे में गाजा स्ट्रिप, सिनाई पेनिसुला, गोल्डन हाइट्स, ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलेम और वेस्ट बैंक आ गया था। साथ ही साथ 10 लाख अरबी नागरिक भी इजराइल के डायरेक्ट अंडर में आ गए थे और जंग के बाद इजराइल का क्षेत्रफल 9,000 से बढ़कर 20,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। इसके बाद इजराइल की ओर इन अरबी देशों में छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहीं, पर हद तब पार हो गई जब 1972 में जर्मनी में आयोजित ओलंपिक्स में ब्लैक सितंबर नामक फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन ने इजराइल के 11 ओलंपिक टीम सदस्यों को बंधक बना लिया और मौत के घाट उतार दिया। आतंकवादियों की ये मांग थी कि इजराइल द्वारा बंधक बनाए गए 234 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को रिहा किया जाए। इसके बाद कुछ आतंकवादियों को जर्मनी की पुलिस ने मार गिराया
और कुछ को गिरफ्तार कर लिया। 1 साल बाद जर्मनी का प्लेन फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था और बदले में गिरफ्तार हुए आतंकवादियों को छुड़ा लिया गया। इस हादसे के बाद इजराइल की उस समय की प्रधानमंत्री गोल्डा मीरा हर खिलाड़ी के घर खुद गई और उनके परिवार वालों से वादा किया कि हम एक एक आतंकवादी को ढूंढकर आपके बच्चे की मौत का बदला लेंगे। प्रधानमंत्री गोल्डा ने इस ऑपरेशन का जिम्मा इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को सौंपी। मोसाद ने इजरायली कमांडोज के साथ मिलकर एक एक आतंकवादी को ढूंढा और मार डाला। इसके बाद 1976 में इजराइल से पेरिस के लिए रवाना हुई एयरबस A300 हवाई विमान को फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया और युगांडा सरकार के समर्थन से विमान को युगांडा में लैंड करा दिया गया। इस हवाई जहाज में कुल 248 लोग थे, जिसमें से 94 यहूदी थे, 12 क्रू मेंबर और बाकी अन्य धर्म के लोग थे। कुछ समय बाद अन्य धर्म के लोगों को वापस पेरिस भेजा गया और यहूदियों और क्रू मेंबर्स को आतंकवादियों द्वारा मारने की धमकी दी गई। आतंकवादियों की मांग थी कि इजराइल 40 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को रिहा करें। दोस्तों, अगर ऐसा ही हादसा भारत में होता तो पूरी मीडिया और विपक्ष पार्टियां सरकार पर आतंकवादियों को रिहा करने का दबाव बनाती, पर इजराइल ने ठीक इसके बिल्कुल विपरीत किया और 100 कमांडोज की टीम के साथ युगांडा में घुसकर मात्र 90 मिनट्स में अपने लोगों को वापस ले आए। इस ऑपरेशन में 3 बंधकों और एक इजरायली कमांडो की मौत हो गई। जिस कमांडो की मौत हुई उसका नाम लेफ्टिनेंट कर्नल योनातान नेतन्याहू था। ये वर्तमान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। इस घटना के बाद इजराइल ने अपनी सुरक्षा में सुधार करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का फैसला किया। इजराइल ने एरो का निर्माण किया। एरो इजराइल का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम में कोई भी इजराइल का दुश्मन इजराइल पर मिसाइल दागने की कोशिश करता है तो ये उसे हवा में ही नष्ट कर देता है या उसकी दिशा आक्रमण करने वाले देश की तरफ ही कर देता है। यानी इजराइल ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि कोई भी मिसाइल वो अपनी भूमि पर गिरने नहीं देगा। वाकई कमाल है। इजराइल दिन पर दिन अपनी सेना को मजबूत कर रही है और उन्होंने ये नियम भी लागू किया है कि इजरायली नागरिक को कुछ सालों के लिए सेना में भर्ती होना पड़ेगा। महिलाओं के लिए ये 2 वर्ष है, जबकि पुरुषों के लिए 3 वर्ष। फिर वो चाहे प्रधानमंत्री का बेटा भी क्यों ना हो, उसे भी सेना ज्वाइन करनी पड़ेगी। ऐसा करने से वहां के लोग सक्षम भी बनते हैं और उन्हें अपने सैनिकों की कदर भी होने लगती है। दोस्तों, इजराइल ने एक ऐसा कानून भी बनाया है जिसमें पूरे विश्व के जितने भी यहूदी हैं वो इजराइल में आकर बस सकते हैं। इजराइल ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपनी विलुप्त भाषा हिब्रू को पुनर्जन्म दिया। जो व्यक्ति हिब्रू भाषा सीखता है उसे इजराइल स्कॉलरशिप देती है। सिर्फ सैन्य बल ही नहीं, इजराइल टेक में भी बहुत ज्यादा आगे है। इजराइल पूरे वर्ल्ड का टेक कैपिटल है। सेलफोन को इजराइल में विकसित किया गया। इजराइल में वॉइस मेल टेक्नोलॉजी विकसित की गई। कंप्यूटर के लिए पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर 1979 में इजराइल में ही बनाया गया था। पेन ड्राइव का आविष्कार भी इजराइल ने किया। पहला इलेक्ट्रिक हेयर रिमूवर भी इजराइल ने बनाया। ड्रिप इरिगेशन, जो अब कृषि की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है, इसका भी आविष्कार इजराइल में ही किया गया था। आप जिस बड़ी कंपनी के नाम लें, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, याहू, अमेजॉन, इंटेल, फेसबुक, सबके बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स इजराइल में मौजूद हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल अपनी जीडीपी का 4.5% R&D में खर्च करती है। इजराइल देश पैसा अपने लोगों पर ही खर्च करता है ताकि वो स्वस्थ और सक्षम रहें, जिसकी वजह से आज कोई भी इजरायली इजराइल छोड़कर दूसरे देशों में काम करने नहीं चाहता। वो वहीं पढ़ता लिखता है और अपने देश की तरक्की में योगदान देता है, जिसके परिणाम स्वरूप आज इजराइल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 82 वर्ष है। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी की तुलना में इजराइल में प्रति व्यक्ति नोबेल पुरस्कार सबसे ज्यादा हैं। भारत, स्पेन और चीन में करोड़ों की जनसंख्या है और इजराइल में सिर्फ 87 लाख की जनसंख्या होने के बावजूद इन देशों से ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता इजराइल के हैं। इजराइल में लगभग 93% घरों में पानी गर्म करने के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग होता है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। इजराइल अपनी संस्कृति का भी बराबर ध्यान रखता है, इसलिए ही इजराइल में पर कैपिटा म्यूजियम्स की संख्या सबसे अधिक है। इजराइल की गाय दुनिया के लगभग किसी भी देश की तुलना में अधिक दूध का उत्पादन करती है। वो बस साउथ कोरिया से थोड़ा पीछे है। इजराइल दुनिया में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति सबसे अधिक वैज्ञानिक कागजात का उत्पादन करता है। कैंसर रोगियों के जीवित रहने में इजराइल को दुनिया में पहला स्थान दिया गया है। इजराइल विश्व का चौथा सबसे ज्यादा स्टार्टअप फ्रेंडली देश है। इजराइल अपने अन्न का 95% रिक्वायरमेंट्स का उत्पादन खुद करता है। ये सूची बहुत ही ज्यादा लंबी है दोस्तों, जिसे हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में रहने के लिए इजराइल सबसे बेहतरीन देशों में से एक है, जबकि वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है और थोड़े थोड़े समय पर छोटी छोटी जंग भी लड़नी पड़ती है। अगर आपके पासपोर्ट में इजराइल का ठप्पा लग गया
तो आप उसके आसपास के 8 अरब देशों में कभी भी नहीं जा सकते। सोचिए, इतनी चुनौतियों के बाद भी आज ये किसी लिविंग पैराडाइज से कम नहीं है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ 70 वर्षों में हुआ है। इसके पहले इजराइल का नाम तक नहीं था। तो दोस्तों, ये था इजराइल का इतिहास और इजराइल का वर्तमान। हम समय समय पर ऐसी ही वीडियोस अपने पेज पर अपलोड करते हैं। आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें।